हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 43B। हालांकि ये सेक्शन 43B आपने पहले भी कई बार सुन लिया इस चैप्टर पीजीबीपी में कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। यही है 43B, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। लेकिन बात अब ये आती है कि अकाउंटिंग हम पीजीबीपी की कैसे कर सकते हैं। दो तरीका है, कैश बेसिस भी और एक्रूअल बेसिस भी। अगर हम अपनी पीजीबीपी की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे कर रहे हैं तब तो सारे खर्चे पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ हो रहे होंगे। तो क्या 43B वहां पे एप्लीकेबल है? नहीं, कैश बेसिस अकाउंटिंग के लिए 43B नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश बेसिस पे अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो पीजीबीपी का, तब तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो रही है? जब रिसीव हो रही है। खर्चे कब रिकॉर्ड हो रहे हैं? जब आप पे कर रहे हो, राइट? सो 43B इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। और जब आप अकाउंट्स को एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो सारे खर्चे एक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो जाते हैं। आपने पेमेंट नहीं भी किया है तो भी अलाउ हो जाते हैं। लेकिन 43B बताएगा कि 6 खर्चे ऐसे हैं जो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं होंगे। इवन इफ यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस, स्टिल दोज 6 एक्सपेंसेस विल बी अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। क्लियर है आपको बात कि 43B ये कहेगा कि 6 खर्चे जो हैं वो कैश बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगे। जब आपने पेमेंट किया है तभी अलाउ होंगे, इन केस यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स इवन ऑन एक्रूअल बेसिस ऑल्सो। नाउ अब ये पेमेंट का मतलब पेमेंट कब तक करना है, ठीक है? क्या मुझे ईयर एंड के पहले पहले पे कर देना है तभी अलाउ होगा? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो खर्चा अभी एक्रूड है, पेबल है ऑन 31 मार्च, दैट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पर आपने अगर उसे पे कर दिया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तो आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। सो पेमेंट आपको कब तक कर देनी है? बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो खर्चा पेबल है, वो खर्चा एक्रूड है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्टिल वो अलाउ हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट कब तक कर दिया? द पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन or before the due date of filing return of income. Now what is due date of filing return of income? तो I've already taught you in short, जो कि अभी बाद में हम लोग रिटर्न फाइलिंग की डेट्स वगैरह सीखेंगे। बट आई टोल्ड यू दिस मच कि अगर नॉन ऑडिट वाला केस है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है? 31 जुलाई। एंड इफ इट इज अ केस ऑफ ऑडिट तो रिटर्न की डेट क्या हो जाती है? 31 अक्टूबर। 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है? प्रीवियस ईयर अंत, जैसे हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का अंत कब हुआ? 31 मार्च 2024। अब उसके बाद जो 31 जुलाई 2024 है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, और 31 अक्टूबर 2024 जो है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। रिटर्न फाइल करने के लिए नॉन ऑडिट वाले केस में 4 महीने का समय मिल जाता है, और ऑडिट वाला केस होगा तो 4 महीना प्लस 3 महीना और बढ़ जाता है, ठीक है? कब तक चला जाता है जुलाई की जगह? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना और, तो 7 महीना मिल जाता है ऑडिट वाले केस में रिटर्न फाइल करने के लिए। आइए देखते हैं 43B में वो 6 खर्चे कौन से हैं। एक्सपेंसेस डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, सेक्शन 43B। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ओनली इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम पे होंगे तभी ये खर्चे अलाउ होंगे। पहला, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स और ड्यूटी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह की पेमेंट अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कब तक? इवन टिल, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी बाकी लगा हुआ है तो आपको अलाउ नहीं होगा, फिर वो एड बैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा, ठीक है? तो देखिए कौन कौन से 6 खर्चे याद कर लीजिए। रिटर्न के पहले पहले तक पे कर दीजिएगा इसको, टैक्सेस ड्यूटीज टू गवर्नमेंट। दूसरा, any sum payable by the employer by way of contribution to provident fund or superannuation fund or any other fund for the welfare of employees। बताइए कौन से कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है? any sum payable by the employer by way of contribution, which contribution? is it talking of employer contribution or employee contribution? कौन से कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है? आपने पीएफ का पहले ही पढ़ रखा है, जिसमें आपने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन जो देता है दैट इज सब्जेक्ट टू 43B। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय जमा करता है वो कब तक जमा कर देना है? ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट। अगर पीएफ का पैसा है तो पीएफ की ड्यू डेट तक जमा कर देना है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यानी अगले महीने की 15 तारीख तक, अदरवाइज वो डिसअलाउड हो जाता है और डिसअलाउड फॉरएवर हो जाता है। याद आ रहा है आपको?
ठीक है, एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन जो देता है वो 43B से सब्जेक्टेड है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर सकता है। मैंने आपको बताया भी था उस समय भी कि क्यों गवर्नमेंट रिजिट है। कह रही एम्प्लॉय का पैसा काट रखे हो यार, तुम काट के तुम क्यों अपने पास रखे हुए, दो, तुरंत दो हमको अगले महीने की 15 तारीख तक। हाँ, तुम्हें जो अपना हिस्सा देना है उसमें हम लीनियंट है, ठीक है, आराम से दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर तुम किसी इंप्लॉय का पैसा काट के अपने पास रखे हुए तो तुम्हारा क्या हक बनता है उसको रोकने का, वो तो तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा ना। तो इट इज टॉकिंग अबाउट, ये दो कंट्रीब्यूशन नहीं है यहां पे, कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो चलिए याद करिए, नंबर 1 टैक्सेस टू गवर्नमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, नंबर 3 बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज। बोनस और कमीशन, जैसे आपने बोनस और कमीशन अनाउंस कर दिया कि हम इतना देंगे, ठीक है, 31 मार्च को भी आउटस्टैंडिंग आपने एम्प्लॉय को दिया नहीं है, कोई बात नहीं, रिटर्न जमा करने तक दे दीजिए, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा आपकी इनकम में। चौथा है इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांसेस टेकन फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुल मिला के अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका जो ब्याज है वो पे हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ब्याज आपको एक्रूअल बेसिस पे, मतलब 31 मार्च तक का तो एक्रूअल अलाउ हो जाएगा उसके, लेकिन रिटर्न तक आपको जमा कर देना होगा। लीव इनकैशमेंट, एम्प्लॉय एक सर्टेन नंबर ऑफ लीव इंटाइटल करता है, ठीक है, और चाहे तो लीव अगर वो ना ले उसके बदले में क्या ले सकता है, लीव इनकैशमेंट ले सकता है। तो लीव इनकैशमेंट की पेमेंट जो कंपनी एम्प्लॉयज को करती है फॉर नॉट अवेलिंग द लीव्स, तो ये पेमेंट कर देनी होगी, एक्रूअल बेसिस पे अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है, अब रिटर्न फाइलिंग तक कर दीजिएगा इसको। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, हम रेलवे की किसी एसेट को यूज कर रहे हैं, उसके लिए रेलवेज को पेमेंट करनी है, वी हैव टू मेक द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो चलिए याद कीजिए वो 6 पेमेंट जो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आपको दे देनी है। नंबर 1 टैक्सेस टू गवर्नमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, नंबर 3 बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर 5 लीव इनकैशमेंट, नंबर 6 पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। लर्न कर लीजिए। अच्छा, अगर आपने रिटर्न तक जमा नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने रिटर्न जमा करने तक, रिटर्न की ड्यू डेट तक नहीं पेमेंट किया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, इस बार तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप पे कर देंगे उस साल आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस साल की इनकम को आप लिस्ट कर लीजिएगा उससे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज मेरे पीएल में चार्ज था, देखिए ये लीजिए मेरा पीएल है, इसमें लिखा हुआ था टू बोनस टू एम्प्लॉयज पेबल, ये ठीक है, बोनस टू एम्प्लॉयज का खर्चा चार्ज है, लेकिन ये अभी पे नहीं हुआ है, यहाँ पे तो पेबल नहीं लिखेंगे लेकिन ये पेबल था, ठीक है, 5 लाख रुपया, राइट। तो अगर मान लीजिए ये अनपेड है, अगर ये अनपेड है तो क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा था इसमें 5 लाख रुपया ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कब तक अनपेड है? अनपेड टिल, ये पीएल तो है 31 मार्च 2024 का, और हम अनपेड टिल, मान लीजिए ये ऑडिट वाला केस है, तो अनपेड कब तक? 31 अक्टूबर 2024 तक अगर अनपेड है तो ये 5 लाख रुपया जुड़ दिया जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसको पे कर दिया, लेकिन पे कब कर दिया? पेड ऑन 5/11/24, तो क्या होगा, 5/11/24 को पे कर दिया तो फिर ये 5 लाख रुपया अलाउड हो जाएगा, अलाउड 5 लाख इन PY 24-25। 24-25 का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 5 लाख लेस होगा, जैसे यहाँ 5 लाख रुपया ऐड किए हो, 24-25 का जो भी प्रॉफिट आएगा वहां से 5 लाख रुपया कम कर दिया जाएगा। ये सारे ही खर्चे के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये 6 खर्चा देखिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आपने पे कर दिया, तब तो इस बार हम क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस बार डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन जब भी कभी पे कर दोगे उस समय अलाउ कर देंगे। If however the above expenditure is paid after the due date of submission of return of income, it shall be allowed in the year in which payment is made, ठीक है। अब यहां पे जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा शानदार लाइन है, और ये क्यों लाई गई पहले ये समझते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको बात नहीं समझ में आएगी, पहले आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा था मार्केट में कि ये लाइन लानी पड़ी। देखिए
31 मार्च को मैंने पीएल में मेरे चार्ज है बोनस टू एम्प्लॉय 5 लाख रुपए। क्या ये मैंने पे किया है? अभी दिया नहीं है, मैंने कहा एम्प्लॉय को भी देंगे। ठीक है, 31 मार्च को बोनस टू एम्प्लॉय दिख रहा है 5 लाख। अब ये मुझे कब तक दे देना पड़ेगा? आपको भी बात समझ में आ रही है कि सर 31/10/24 को तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने पे नहीं किया, ये लास्ट डेट है, यहां तक अगर पे नहीं किया तो ये डिसअलाउ हो जाएगा 5 लाख रुपया। हो जाएगा कि नहीं? ये डिसअलाउ हो जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो मैंने अपनी इंप्लॉय को क्या बोला, 31/10/24 को मैंने अपने इंप्लॉय को चेक दे दी 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब मैंने अपने यहां पेमेंट की एंट्री कर ली, मैंने चेक दे दी 5 लाख रुपए की, मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, क्या एंट्री कर ली हमने? बोनस टू एम्प्लॉइज पेबल टू बैंक, खत्म हो गया वो लायबिलिटी। लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि ये चेक तुमको क्लियरिंग में नहीं लगानी है, ये चेक तो ले लो लेकिन लगाना मत क्लियरिंग में, ये पैसा देंगे तुमको बाद में। बताइए पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि ये चेक दे रहे हैं लेकिन इस चेक को तुम अपने खाते में लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए है। क्योंकि अगर हम 31 तारीख को अगर चेक नहीं देते, पेमेंट नहीं करते, तो ये डिसअलाउ हो जाता। तो अब हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि ये चेक पकड़ो 5 लाख रुपए की, लेकिन ये अपने खाते में लगाओगे नहीं तुम। ठीक है, और ये चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? 3 महीना होता है, और 3 महीने में फिर बाउंस करा देना इस चेक को। बाद में देंगे पैसा देंगे बाद में, अभी ये वाली चेक को तुमको लगाना नहीं है खाते में। बताइए एम्प्लॉय कर देगा कि नहीं? कर देगा भाई, उसको नौकरी चाहिए तो वो करेगा। ठीक है, तो हर कोई इस तरीके से क्या कर रहा था, चेक से पेमेंट दिखा रहा था, अपनी खर्चे को अलाउ करा रहा था, और बाद में कह रहा था मैंने तो पेमेंट कर दी ना, सामने वाला अब नहीं क्लियर कराया तो हम क्या करें। तो अब इनकम टैक्स में क्या लिखा गया? लिखा गया कि अगर 15 दिन के अंदर चेक नहीं भजी तो ये खर्चा फिर भी डिसअलाउ हो जाएगा। आपका पेमेंट किए हो नहीं मानेंगे हम। चेक अगर दिए हो तो चेक भजनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम करो, ऑनलाइन पेमेंट मार दो। ठीक है, कैश पेमेंट मार दो। कैश पेमेंट की एक लिमिट होती है 48 की, वो भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कैश पेमेंट तो आप कहोगे कैश पेमेंट तो सर अलाउड ही नहीं है 5 लाख रुपया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया कैश पेमेंट कर देना। मान लो ये 5,000 रुपया होता तो कर सकते थे ना? हाँ, तो कर सकते थे। तो या तो आप कैश पेमेंट करो या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो, जो करनी है करिए। वो पैसा 15 दिन के अंदर अंदर उसके खाते में सामने वाले के होना चाहिए। अगर चेक है तो चेक भजनी चाहिए 15 दिन के अंदर, और नहीं तो पेमेंट नहीं माना जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। देख लीजिए, यही लिखा है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड वेयर सच पेमेंट हैज बीन मेड अदरवाइज देन इन कैश। अगर कैश के अलावा किसी भी मोड में आपने दिया है, द सम हैज नॉट बीन रियलाइज्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से 15 दिन के अंदर अगर सामने वाले को पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 15 दिन के अंदर, यानी सामने वाले को रियलाइज भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 31 अक्टूबर ड्यू डेट है फाइलिंग रिटर्न, तो 15 नवंबर तक सामने वाले के रियलाइज हो जाना चाहिए, उसके खाते में पैसा आ जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी अब ये फर्जी हम चेक बना के ये खेल नहीं कर पाएंगे। पहले जो हम चेक बना देते थे और बोलते थे कि एम्प्लॉय को कि चेक भजाना नहीं, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने एक लोन लिया, मैंने आपको 43B पढ़ा दिया। अब इसके बेसिस पे आप आंसर कीजिए। मैंने एक लोन लिया 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसका इंटरेस्ट बनता है, मान लेते हैं 50 लाख रुपया। ठीक है, अब मैंने ये इंटरेस्ट आज तक पे ही नहीं किया था। ठीक है, अब बैंक को रियलाइज हो रहा है कि ये लोन एनपीए हो जाएगा। मतलब एनपीए समझते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि अब ये पता नहीं रिकवरी हो पाएगी कि नहीं। मैंने बैंक से कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम आप इंटरेस्ट माफ कर दीजिए, हम आपका लोन पे करके खत्म ही कर देते हैं। बैंक टेंशन में था, बैंक को लग रहा था कि पैसा डूबेगा पूरा। ठीक है, ये एनपीए होगा, लेकिन मैंने तभी उसके जान में जान भर दी उसके में। मैंने कहा कि एक काम करो, इंटरेस्ट ये माफ करो, हम 50 लाख रुपया तो नहीं देंगे, और अगर 50 लाख रुपए के चक्कर में तो फिर वेट करो अभी, और अगर तुम ये इंटरेस्ट माफ करते हो, हम 5 करोड़ रुपया तुम्हारा जो लोन लिए हैं वो तुरंत देने को तैयार है। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं, पता है कितने कौन से लोन डूबते हैं बैंक के? जो छोटे लोगों को, गरीबों को लोन दिए जाते हैं वो डूबते हैं? वो नहीं डूबते। वो सब बड़ी ईमानदारी से सारा कर्जा पे करते हैं। क्योंकि अगर वो 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं और अगर वो पे नहीं कर पाते हैं ना, तो बैंक सारे एक्शन भी ले लेती है। ये रईसों के लोन होते हैं जो क्या होते हैं, अनपेड रहते हैं, एनपीएस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक तक की हालत खराब हो जाती है। अब ये कह रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपए का लोन है, 50 लाख रुपया ब्याज हो गया, हम तो नहीं दे पाएंगे। बैंक से कह रहा है 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट माफ करो, 5 करोड़ रुपया तुरंत देते हैं। बैंक कर देती है,
बैंक दिख रही है कि अभी हम फंसेंगे, बहुत सारे लोग ले लेके गए ही है ना, आपको भी पता है, नाम लेने की जरूरत तो है नहीं, कितने लोगों ने बड़ा बड़ा लोन लिया है और गायब हो गए हैं देश से। तो बैंक कहती है ठीक है भाई, तुम 5 करोड़ रुपए दो, हम ये इंटरेस्ट तुम्हारा वेव कर देते हैं, माफ कर देते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये वेवर ऑफ इंटरेस्ट इनकम बनेगा कि नहीं, ये इनकम हो जाएगी कि नहीं? इनकम नहीं बनेगी। ये इनकम कैसे बन जाएगी? कुछ आया थोड़ी ना है। इनकम के लिए कुछ आना चाहिए ना, कुछ जाना था नहीं गया, वो इनकम थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये इंटरेस्ट 50 लाख रुपए का बन चुका था, क्या ये पीएल में कभी इंटरेस्ट अलाउ हुआ था? क्या ये इंटरेस्ट कभी पीएल में अलाउ हुआ था? अलाउ ही नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ तब होता है व्हेन यू हैव मेड द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड दिस इंटरेस्ट वाज नेवर पेड। तो ये खर्चा कभी आपको अलाउ ही नहीं हुआ था। इंटरेस्ट जो पीएल में आप चार्ज किए हुए थे, वो क्या हुआ था? डिसअलाउ हो चुका था, क्योंकि वो अनपेड था। तो कभी इससे आपने एक्सपेंस की तरह भी इसको नहीं चार्ज किया है, तो आज अगर ये माफ हो जाए तो ये इनकम भी नहीं बनेगा। अगर कभी एक्सपेंस की तरह चार्ज हुआ होता तो शायद ये इनकम बन जाता, लेकिन कभी एक्सपेंस की तरह चार्ज भी नहीं हुआ तो इनकम भी नहीं बनेगा। राइट। और फिर ये कोई इनकम थोड़ी ना, कुछ रिसीव तो कर नहीं रहे हैं, देना था लेकिन नहीं देना पड़ा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये एक स्मार्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपके लोन पे ब्याज बन गया था 50 लाख रुपए का और बैंक ने माफ कर दिया 50 लाख रुपए का वो ब्याज। जल्दी बताइए इनकम है कि नहीं है? तो आपका आंसर होगा इनकम नहीं है। ठीक है। रीजन, क्योंकि वो इंटरेस्ट अनपेड था, इसलिए कभी पीएल में चार्ज भी नहीं हुआ था, वो एक्सपेंस कभी इंटरेस्ट का अलाउ ही नहीं हुआ था। तो सिंस ये कभी एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं हुआ पीजीबीपी में, तो आज उसका रेमिशन, उसका माफ कर देना इनकम कैसे बन सकती है? आइए इलस्ट्रेशन 26 देखिए। आफ्टर नेगोशिएशन विद द बैंक, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ 3 लाख हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन। ये क्या मतलब आफ्टर नेगोशिएशन विद द बैंक? मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो है 1% पर मंथ। ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज बन गया इसका, 6 महीने का ब्याज बन गया 6% इंटू 50 लाख, 3 लाख रुपया। और मैंने आज तक अभी ब्याज भी नहीं दिया है, 1 रुपये भी ब्याज नहीं दिए। 6 महीने का 3 लाख रुपए का ब्याज बन चुका है। हालांकि हमें हर महीने महीने ब्याज देना था। मैंने बैंक से कहा कि देखो यार, अब ये 3 लाख रुपया बढ़ चुका है, ये तो हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे की किस्त तो हम देने को तैयार है, वो हम दे भी देंगे, लेकिन अब ये 3 लाख रुपया जो तुम्हारा अभी तक का ब्याज हो गया, ये तो नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करो, इस 3 लाख रुपए को भी 50 लाख रुपए के लोन में ऐड कर लो और अब वापस से लोन क्रिएट कर दो, नया लोन दिखा दो 53 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए 50 लाख का लोन दिए थे, 3 लाख का ब्याज हो चुका है, वो हम दे नहीं पाए, तो अब लोन ही 53 लाख रुपए का बोलो। और इसका ब्याज अब हर समय जो 1% हमको देना है, हर महीने 53,000 रुपया, ये हम इंटरेस्ट अब पे कर देंगे, इंटरेस्ट पर मंथ अब दे देंगे 53,000 रुपए का। अब समझ गए क्या चीज ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था? यही कहना चाह रहा है कि आपने कहा कि भाई ठीक है, अभी तक का ब्याज आप लोन में जोड़ दीजिए और अब आगे से हम ब्याज देना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कैन दिस इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख बी क्लेम्ड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर? क्या ये 3 लाख रुपए का ब्याज हम बिजनेस एक्सपेंडिचर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आपने पे कहां किया है? ब्याज तो पे करने पे अलाउ होता है ना, तो ये 3 लाख रुपया अलाउड नहीं है, ये डिसअलाउड है। पे तो किया ही नहीं, लोन में ऐड हो गया। इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा तभी अलाउ होता है व्हेन यू हैव पेड इट, व्हेन यू हैव मेड द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। दिस हैज नेवर बीन पेड, इट टर्न्ड आउट टू बी लोन। So any amount of interest converted into loan cannot be taken as repaid during the year, hence interest of 3 lakh shall not be allowed as deduction। तो ये था कि इंटरेस्ट लोन बन गया तब अलाउ नहीं हुआ। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तो अलग ही कहानी बोली थी, मैंने कहा कि इंटरेस्ट माफ करना पड़ गया, बैंक वाले को मजबूर कर दिया मैंने माफ करने के लिए, तो इंटरेस्ट क्या इनकम बनेगी? आंसर इज स्टिल नो। ठीक है, चलिए आइए अगले सेक्शन पे। Full value of consideration in respect of transfer of immovable property held as business asset। ये क्या है सेक्शन में बताऊं? इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट की तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह जो है, बिल्डिंग्स, ये बिजनेस एसेट किसके लिए है? बाकी सबके लिए ये कैपिटल एसेट होती है। जैसे मेरी जो ऑफिस जो है, ठीक है, ये मेरी क्या है? मेरी कैपिटल एसेट है। बिजनेस की भी सारी एसेट कैपिटल एसेट होती है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज योर कैपिटल एसेट। ठीक है, बिजनेस एसेट, दिस इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी बिजनेस एसेट ओनली फॉर
ओनली फॉर बिल्डर्स, जो लोग बेसिकली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इस प्रॉपर्टीज को, खरीदते हैं, बेचते हैं, बनवाते हैं, बेचते हैं, राइट। तो इनके लिए ये बिजनेस एसेट है। तो हम अगर इसी हेडिंग को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। बिल्डर सेलिंग फ्लैट एट लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डर जो है वो फ्लैट कैसे बेच रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेच रहा है। पहले तो समझते हैं व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जानते हैं आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, SDV। एक्चुअली हर प्रॉपर्टी की ना स्टैम्प वैल्यूएशन होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, वो उसको हम कहते हैं सरकारी मूल्यांकन। सरकारी कीमत कितनी है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है। हर जमीन का, हर एरिया के मकान का, सबका सर्कल रेट होता है, उसको कहा जाता है सर्कल रेट। सर्कल रेट है, मान लीजिए इस एरिया का सर्कल रेट है 4,500 रुपया प्रति स्क्वायर फीट। तो अब आप निकाल लिया जाएगा कि आपकी जमीन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हुई, उसको बोला जाता है सर्कल रेट। ये बोला जाता है, ठीक है, द वर्ड दैट इज यूज्ड इज सर्कल रेट। कि भाई कंस्ट्रक्टेड एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है 3200 रुपये स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया का रेट है, सर्कल रेट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सरकारी मूल्यांकन निकलता है कि इस प्रॉपर्टी का इतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है तो सरकारी मूल्यांकन कितना हुआ। जैसे मान लीजिए एक जमीन है जिसका सर्कल रेट है 4500 रुपये स्क्वायर फीट, और वो जमीन कितनी है 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 इंटू 1000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये हो गई उसकी 45 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई उस जमीन की, राइट। अब ये सरकारी मूल्यांकन जो होता है ये मार्केट वैल्यू से पहले ही बहुत कम होता है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में तो सच पूछा जाए, मैं तो वाराणसी में रहता हूं, और वाराणसी वो जगह है जहां से मोदी जी कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब से मोदी जी यहां से कंटेस्ट करने लग गए हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत बढ़ गई है। प्रॉपर्टी की कीमत किस बेसिस पे बढ़ती है, ऑन द एजम्पशन कि दिस प्लेस विल ग्रो अलॉट। भाई अब मोदी जी इस जगह से हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि ये जगह बहुत तेजी से ग्रो करेगी। तो मार्केट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा आ गया है, ठीक है। मतलब मैं तो आपको बताऊं कि मोदी जी जब इलेक्शन कंटेस्ट करने लग गए थे 2014 से और जीत गए थे, तो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में ही मोटा मोटी 1.5 गुना का अंतर आ गया था। 1.5 गुना 2 गुना प्रॉपर्टी तो तुरंत हो गई थी, ठीक है। चलिए छोड़िए ये सब बात, मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मली जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर ही होता है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसकी सरकारी मूल्यांकन 60 लाख रुपए होगी, तो शायद हम मोटा मोटी मार्केट में 1 करोड़ रुपए का बेच रहे होंगे। इतना भी अंतर है, मतलब 1.5 तो है ही है, कम से कम 60 का 90 लाख रुपए तो होगा ही होगा, और इस तरीके का डिफरेंस आपको दिखाई देता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई सरकारी मूल्यांकन से यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम में बेच रहा है तो सरकार को शक होगा कि नहीं कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, एंड दैट्स व्हाट इज देयर इन दिस सेक्शन 43 CA, कि एक बिल्डर है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम पे फ्लैट बेच रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है यार, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत ऊपर ही बिकना चाहिए, कम पे कैसे बिक रहा है, यानी वो गड़बड़ कर रहा है। जैसे एक बिल्डर है वो सेल कर रहा है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या हम एज एन इंडिविजुअल भी अपना घर जमीन इस तरीके से कम रेट में बेच रहे होंगे? पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए यहां पे प्रोविजन नहीं है। 43 CA तभी लगता है जब आपके पास बिजनेस एसेट की तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मेरे पास भी घर है, मेरी भी ऑफिस है, ये सब मेरी क्या है, कैपिटल एसेट है। ध्यान दीजिएगा, दीज आर माई कैपिटल एसेट। बिजनेस एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? जो लोग बेचते रहते हैं, ठीक है, जिनके लिए इन्वेंट्री है, आप ऐसे समझिए। बिजनेस एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके लिए होता है जिनके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। तो बिल्डर्स ने फ्लैट को सेल जो कर रहा है वो कर रहा है, मान लेते हैं 25 लाख रुपए में, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी है 32 लाख रुपए। तो सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि नहीं यार, 32 लाख रुपए से कम में बिक ही नहीं सकता है। तो सरकार इसकी सेल वैल्यू कितनी मान लेगी? सेल वैल्यू मान लेगी 32 लाख रुपए। आप भले सेल कर रहे हो 25 लाख रुपए में, सरकार कहेगी हम 32 लाख रुपए इसकी सेल वैल्यू मानते हैं। यानी आपकी रेवेन्यू में उस बिल्डर का जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो कितने का दिखाई देगा? 32 लाख रुपए का, ना कि 25 लाख रुपए। एक्चुअल में 25 लाख ही दिया है, लेकिन सरकार नहीं मानने को तैयार है, और ये फैक्ट भी है, ठीक है। ये हुआ क्या होगा मैं आपको बताऊं, ये बिल्डर ने 25 लाख का फ्लैट नहीं बेचा होगा, सच भी यही है। वो किया क्या होगा, 25 लाख रुपया लिया होगा बैंक में,
और 7 लाख रुपया ले लिया होगा, पता है कहां पे? कैश में। अब कैश की एंट्री मार नहीं रहा है वो, 7 लाख रुपया नगद लिया है और 25 लाख रुपया बैंक से लिया है। सस्ते में थोड़ी ना बेचा है, सरकारी मूल्यांकन से सस्ते में बिकता ही नहीं, उससे ऊपर ही बिकता है। तो सरकार कह रही है हम सेल वैल्यू 32 लाख रुपया ले लेंगे, यही है ये प्रोविजन। In the case of transfer of immovable property other than capital asset, it's not talking about capital asset, it is talking only about business asset. If the consideration is less than the value adopted, assessed or accessible for the purpose of payment of stamp duty, अगर आपकी consideration मतलब या आपकी actual sale value, ठीक है, is called consideration, वो stamp duty value से कम है, तो such stamp duty value will be taken as full value of consideration for the purpose of computing business income. अगर आपकी कंसिडरेशन कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल वैल्यू मानी जाएगी। इफ द डिफरेंस इज अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। लेकिन अगर ये कंसिडरेशन अप टू 10%, अगर ये डिफरेंस अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी बताइएगा, कंसिडरेशन, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू क्या ली जाएगी? हमें पैसा आया है 25 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30 लाख। जल्दी से बताइए सेल वैल्यू कितनी ली जाएगी? 30 लाख ली जाएगी बच्चों, ठीक है। कंसिडरेशन आया है मान लेते हैं 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 25 लाख, कितना सेल वैल्यू लिया जाएगा? अब तो हम सही बोल रहे हैं ना, अब तो हम बोल ही रहे हैं कि बेचे कितने का है? 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लाख की, लेकिन हम 30 लाख का बेचे, तो 30 लाख रुपए सेल वैल्यू है, ठीक है। कंसिडरेशन है 20 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 18 लाख। हम ज्यादा में ही बेच रहे हैं, अच्छी बात है, 20 लाख रुपए कहा जाएगा सेल वैल्यू, ठीक है। कंसिडरेशन 18 लाख रुपए है, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 19 लाख रुपए है। अब बताइए, अब 18 लाख ही माना जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 19 लाख रुपए नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि 18 लाख रुपए का 10% का डिफरेंस होता है 1,80,000। 19,80,000 रुपए तक भी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती तो कोई टेंशन नहीं थी। मतलब अगर 10% ही ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, थोड़ा सा ही बस ज्यादा है, सरकार ये कहना चाहती है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बस थोड़ा सा ही ज्यादा है, वो 10% किस पे ऐड करके देखना है, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन पे 10% जोड़िएगा, ठीक है, कंसिडरेशन प्लस 10%। ऐसा मत कर दीजिएगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस 10% भी बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 18 लाख लिख दें और यहाँ 20 लाख लिख दें, और गलती से आपने कहा 20 लाख का 10% कम कर लो, 18 लाख है, सही है, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। कंसिडरेशन का 10% तक का डिफरेंस हो सकता है, यानी 18 लाख रुपए अगर कंसिडरेशन है तो 1 लाख कंसिडरेशन कितना हुआ? 1,80,000 रुपए तक अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चलेगा, 18 लाख रुपए सेल वैल्यू मानी जाएगी। यानी सरकार कह रही है बहुत चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है, अरे थोड़ा सा ही तो अंतर है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसिडरेशन 20 लाख रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख रुपए है, क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल वैल्यू मानी जाती है, लेकिन यहां पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, 10% तक का ही अंतर है, 10% तक का अंतर अलाउड होता है। 20 लाख की कंसिडरेशन, 10% 2 लाख रुपए हुआ, तो 22 लाख रुपया, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो 20 लाख रुपए ही सेल वैल्यू कहलाएगी। 10 ये प्रोविजन जो है ना 43C ये यही कहता है ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे अगर कंसिडरेशन कम है तो, लेकिन कहता है कि ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं अगर कंसिडरेशन का सिर्फ 10% का ही अंतर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में। तो कंसिडरेशन का ना 10% का अंतर था, 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का ही अंतर था, इसलिए सेल वैल्यू कंसिडरेशन ही लग गई, 43CA लगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइम गैप है एग्रीमेंट में और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, इसका क्या मतलब है? देखिए बिल्डर्स फ्लैट कैसे बेचते हैं, एट टाइम्स आप देखेंगे कि उन्होंने अभी फ्लैट बनाना ही शुरू किया है तभी वो बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, बुकिंग के समय ही एक एग्रीमेंट बनता है, बुकिंग के समय ही फ्लैट की जो बुकिंग हो रही है उसी समय बनता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। और यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि इस फ्लैट का कंसिडरेशन जो बिल्डर लेगा वो कितना लेगा, 25 लाख रुपया, और इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो थी 18 लाख रुपया। बताइए कोई चोरी वोरी हो रही है क्या? नहीं, सब सही तो है। बिल्डर 25 लाख रुपए में दिखा रहा है कि हम फ्लैट बेचेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख रुपए है। अब सिंस
अभी तो बुकिंग हो रही है, एग्रीमेंट टू सेल बनाया जा रहा है कि 25 लाख रुपए लिया जाएगा, लेकिन ले थोड़ी ना लिया जाता है पूरा, कुछ एडवांस ले लिया जाता है। मान लीजिए एडवांस ले लिया गया 5 लाख रुपए इसमें से। अब 3 साल बाद फ्लैट रेडी होता है, मान लीजिए आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो फ्लैट कितने का बिकेगा अब इस समय 3 साल बाद? अब बैलेंस पैसा लेना है, कितना लेंगे? अरे वही 25 लाख रुपए में डिसाइड हो चुका है ना, तो 5 लाख काट के 20 लाख रुपए और पे करना होगा, यानी कंसिडरेशन 3 साल बाद भी इतनी ही होगी, 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए में ही फ्लैट बिक रहा है, ठीक है। 5 लाख रुपए एडवांस काट के बैलेंस पेमेंट कर दी जाएगी, यही इसी पे रजिस्ट्री होगी, ठीक है। 3 साल बाद अब इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। आप समझते हैं, रजिस्ट्री आपने सुना होगा वर्ड, रजिस्ट्री करानी है प्रॉपर्टी की, ठीक है, अपने नाम करानी है प्रॉपर्टी। तो इस दिन स्टैम्प पेपर वगैरह बनता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो इस दिन है वो हो गई है, मान लेते हैं 28 लाख रुपया या 30 लाख रुपया कर लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस दिन हो गई है 30 लाख रुपया। तो एक बात बताइए, अब सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी? क्योंकि आज जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई, कंसिडरेशन ली जा रही है 25 लाख रुपया, तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 लाख रुपया। कहता है नहीं, ये तो गलत है। कहता है अगर एग्रीमेंट पहले हो चुका है तो एग्रीमेंट के दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन 25 लाख रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख रुपए का, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर में ही फ्लैट बिक रहा है। तो यहां पे कोई भी परेशानी नहीं है, सेक्शन 43C CA यहां पे नहीं लगेगा, राइट। तो सेल वैल्यू कितनी होगी? हम इसी दिन की अब आपको सेल वैल्यू बता देते हैं। सेल वैल्यू कितनी होगी? सेल वैल्यू हो जाएगी यहां पे 25 लाख। चलिए अब इस बात को समझिए, जब ये बात आ गई कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो आज, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की ली जाएगी? डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली जाएगी। तो अब मार्केट में लोगों ने क्या शुरू कर दिया? फर्जी ये दिखाना कि हमने बैक डेट में एक एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। क्या बैक डेट में एग्रीमेंट बन सकती है? जैसे बिल्डर आज ही, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बिल्डर आज फ्लैट बेच रहा है 25 लाख रुपए का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपए है। एक्चुअल में तो 25 लाख का नहीं ना बेच रहा होगा, एक्चुअल में तो 25 लाख रुपए बैंक से ले रहा है और 5 लाख रुपए कैश में ले रहा है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बेच ही रहा होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा का बेच रहा हो। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बायर है वो भी इसमें इंटरेस्टेड होता है, सेलर भी इंटरेस्टेड होता है। सेलर भी बैंक से पैसा कम लेना चाहता है ताकि उसकी सेल वैल्यू कम आए, उसका प्रॉफिट कम आए। जो बायर है वो भी इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह ऐसी है जहां पे हम अपनी ब्लैक मनी लगा सकते हैं। भाई व्हाइट मनी तो टैक्स वैक्स पे करके हम लाए हैं, ठीक है। ब्लैक मनी तो अगर हम खर्च करते हैं तो थोड़ा सा कम तकलीफ होती है ना, एज बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट बाई व्हाइट मनी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले वो पैसा आया था, उस पर 30% टैक्स गया था, तब जाके वो बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है। तो दैट्स योर व्हाइट मनी। तो ऑब्वियसली पीपल ट्राई टू एग्जॉस्ट देयर ब्लैक मनी फर्स्ट, तो इसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है। तो ये ट्रांजेक्शन बहुत आराम से हो जाता है कि भाई थोड़ा सा बैंक थोड़ा सा कैश, क्योंकि देने वाला भी, पैसा देने वाला भी यही चाहता है और पैसा लेने वाला भी ऐसे ही चाहता है। तो अब लोग क्या करते हैं, यहां पे बिल्डर फिर कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग बैक डेट में एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम लोग का ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख रुपए ही थी, ताकि अब जो है कि हमारी सेल कंसिडरेशन, नहीं तो जो बिल्डर उसकी सेल कंसिडरेशन कितनी मान ली जाती? सेल कंसिडरेशन अगर एक्चुअल में आज के दिन एग्रीमेंट हो, एक्चुअल में आज के दिन ही रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही सेल हो रहा है, पहले का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये 30 लाख रुपए ना सेल वैल्यू बन जाती बिल्डर की। तो बिल्डर कह रहा है कि बैक डेट में एग्रीमेंट बना लेते हैं, चलो जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम थी, क्योंकि एग्रीमेंट जिस दिन किया गया है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, आज की अब ली नहीं जाएगी, जिस दिन आज हम लोग एक्चुअल में बिक्री कर रहे हैं। तो क्या बैक डेट की एग्रीमेंट बन जाती है? पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या बैक डेट की एग्रीमेंट बन जाएगी? तो बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको बैक डेट का एग्रीमेंट पेपर चाहिए, वो चाहिए, स्टैम्प पेपर चाहिए, उस पर आप एग्रीमेंट लिख के बना देंगे, साइन कर दीजिए दोनों लोग, लगेगा बैक डेट में बनाते हैं इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे सर बैक डेट का स्टैम्प पेपर कैसे मिलेगा? तो जितने बड़े बड़े वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं बड़े वाले, वो हर डेट की, मतलब कुछ कुछ दिन के गैप पे स्टैम्प पेपर थोड़ा थोड़ा खरीद के रखे रहते हैं। देखिए मैं आपको बता तो रहा हूं ये गलत प्रैक्टिस, बट ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास आपको बैक डेट के स्टैम्प पेपर मिल जाएंगे
और उसको वो बहुत अच्छे प्राइस पे बेचते हैं, यानी कोई बैक डेट में एग्रीमेंट बनाना होगा तभी तो आएगा उनसे ये सब लेने के लिए, ठीक है। तो वो बड़े वाले वकील साहब जो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर उसका लाख रुपए भी ले लेते हैं। अब देखिए मार्जिन कितनी है। अब वो सर स्टैम्प पेपर ले लेके रख रहे हैं, बहुत सारा तो यूज नहीं भी हो रहा होगा, खराब होगा, कोई बात नहीं। वो बंदा अगर 10,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके बैठा हुआ है ना, तो कोई 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी बेचेगा तो लाख रुपए में बेचेगा, क्योंकि बैक डेट की कोई सेटिंग करेगा बढ़िया सी, ठीक है, तो मार्जिन निकल जाती है। तो ये पॉसिबल होता है बैक डेट का एग्रीमेंट बनाना। तो सरकार भी समझ रही है कि लोग बैक डेट का एग्रीमेंट बना लेंगे, अब क्या करें हम। तो सरकार ने एक बात उसमें और फिट की, कहा लेकिन वो एग्रीमेंट तभी मान्य होगा, ये एग्रीमेंट तभी मान्य होगा, और इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हम ले रहे हैं ना, तो ये एग्रीमेंट तभी मान्य होगा जब इस एग्रीमेंट में जो पेमेंट दी गई थी एडवांस उसकी भी चर्चा है। अच्छा एक बात बताइए, बैक डेट में हम एग्रीमेंट तो बना लेंगे, लेकिन बैक डेट में मैंने उसको एडवांस दिया ये कहां से दिखाएंगे। अच्छा अगर दिखाएंगे भी तो क्या दिखा सकते हैं, कैश दिखा सकते हैं कि कैश दे दिए थे 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया। तो कह रहा है कैश वाले वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको एग्रीमेंट में पेमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, और पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए। तो भाई अब बिल्डर ये कैसे दिखाएगा कि मेरे पैसा आया था मेरे खाते में, बैक डेट में खाते में पैसा की एंट्री कहां से लाएगा, वो नहीं ना पॉसिबल है। तो यानी फर्जी एग्रीमेंट अब तुम नहीं बना पाओगे। समझ में आ गई बात सबको। The value for the purpose of the aforesaid comparison can be taken as the value accessible for stamp duty on the date of agreement। अगर एग्रीमेंट का दिन कुछ और है और रजिस्ट्रेशन का दिन कुछ और है, ये कह रहा है डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में टाइम गैप है, तो क्या कह रहा है डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, प्रोवाइडेड लेकिन सम पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट अदरवाइज देन इन कैश। कह रहा है लेकिन एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले सम पार्ट ऑफ द पेमेंट हैज बीन मेड, कुछ ना कुछ एडवांस, क्योंकि एग्रीमेंट बिना एडवांस पेमेंट के थोड़ी ना होती है, तो कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट होनी चाहिए और अदरवाइज देन इन कैश होनी चाहिए। कैश में आप नहीं दिखा सकते हो कि एडवांस पेमेंट हुई थी, क्योंकि कैश भी हम फर्जी लिख सकते थे, हम तो लिख देते कि 1,00,000 रुपया कैश दिया गया था या 5,000 रुपया कैश दिया गया था एग्रीमेंट बनाते समय, ठीक है। तो कह रहा है अदरवाइज देन इन कैश होना चाहिए, यानी बैंक में बिल्डर को एंट्री दिखानी पड़ेगी कि मेरे खाते में इतना पैसा आया था, और बैक डेट में बिल्डर खाते में पैसा आया था ये कैसे दिखाएगा, ठीक है। तो यानी फर्जी एग्रीमेंट अब नहीं हो पाएंगे। तो अब इसमें इस लॉ में कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है सीधा सीधी समझ लीजिए कि अगर आपका एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का जो हो रहा है उन दोनों में टाइम गैप है, तो हम जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं वो कौन से दिन की लेते हैं, हम एग्रीमेंट वाले दिन की लेते हैं, क्योंकि ये बात सच भी है। अगर किसी का जेन्युइनली एग्रीमेंट पहले हुआ है तो उस समय तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम होगी, बाद में तो ज्यादा हो ही जाएगी, लेकिन जितने में कंसिडरेशन डिसाइड हुई है कि फ्लैट इतने का बिकेगा वो तो उतने का ही ना बिकेगा, ये कंसिडरेशन थोड़ी ना बढ़ जाएगी। 25 लाख में डिसाइड हुआ है तो बिकेगा तो 25 लाख की, आज भले प्रॉपर्टी महंगी हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 43 CA। तो आज की क्लास में हमने दो सेक्शन किया, 43B एंड 43 CA, एंड विल स्टॉप हियर।